चलिए लिखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक नोट से शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या, लिखिएगा। The filling of electrons into different orbitals, the filling of electrons into different orbitals of different atoms is called electronic configuration. Is called electronic configuration. And this filling of electrons in different orbitals is done. This filling of electrons in different orbitals is done according to following three rules, following three principles या rules. पहला, ऑफ प्रिंसिपल। दूसरा, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तीसरा, हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। गाइस, ये जो मैं पूरा नाम, कई बार क्या है केवल हल्का सा लिखा रहता है, जैसे यहां पर मैंने लिखा हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, कई जगह बुक्स में केवल हर्ट्ज रूल लिखा हुआ है, पूरा लिखना है। इनका अपना मीनिंग है बेटा, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, एक्सक्लूजन क्या होता है, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो वहां लिखा है, एक्सक्लूजन वहां क्यों लिखा गया है, ये सारे टर्म्स के अपने की अपनी इंपॉर्टेंस है। चलो शुरू करें। तो सबसे पहले ऑफ प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं बेटा। ऑफ प्रिंसिपल, ऑफ एक्चुअली एक जो ये वर्ड है, ये जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स का यहाँ मतलब है फिलिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये रूल या प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल कहता है कि जो ऑर्बिटल्स है उनको फिल तो करना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जीज। लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स को पहले भरेंगे और फिर हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स को भरेंगे। ऑफ प्रिंसिपल क्या कहता है, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड फर्स्ट बिफोर फिलिंग हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स। वेट क्या कर रहे हो, लिखो, लिखेगा। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम्स, in the ground state of the atoms, the orbitals are filled in order of their increasing energies. Or we can say lower energy orbitals are filled first, or we say lower energy orbitals are filled first before filling higher energy orbitals. और याद है मैंने आपको अभी एनर्जी का ऑर्डर लिखाया है। हाँ, आप ऑर्डर लिख भी सकते हो, या आपको n+l रूल पता है तो उसके बेसिस पे भी चल जाएगा काम। लेकिन क्या एग्जाम में टाइम सेव करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपको दुनिया भर की नॉलेज तो है, लेकिन टाइमिंग आपकी गड़बड़ है। टाइमिंग अगर गड़बड़ है तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है ना। जिस टाइम पे जो चीज हमको करनी है उतने ही टाइम पे करके आगे बढ़ना है। तो कैसे करें कम टाइम पे वो एनर्जी का ऑर्डर कैसे वहां लिखें एग्जाम में, तो इस प्रिंसिपल में एक पैटर्न बेसिकली दिया गया है। उस पैटर्न को विजुलाइज करके आप एनर्जी ऑर्डर लिख सकते हो। तो हम लोग कैसा वो पैटर्न बनाते हैं बेटा, ध्यान से देखना कि जैसे जो फर्स्ट शेल होगा उसके पास एक ही ऑर्बिटल है, 1s करके लिख दिया हमने, या सबशेल बोले हम। और 2s में दो है सबशेल, तो मैं लिखूंगा 2s
और यहां लिख दूंगा 2p। फिर क्या, थर्ड शेल में जब जाओगे तो 3s और 3p लिखा जाएगा और साथ में 3d आएगा। फिर फोर्थ में क्या आएगा, 4s आएगा, 4p आएगा, 4d आएगा, 4f आएगा। फिर क्या आएगा, 5s आएगा, 5p आएगा, 5d आएगा, 5f आएगा, 5g भी लिख सकते। बट एज आई टोल्ड यू कि हमारे पास उतने एलिमेंट्स हैं नहीं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हैं, तो हमारा काम चल जाता है। इसलिए तुम देखो कि मैं 5f की बात लिख नहीं रहा हूं, बट आइडियली आप लिख सकते हो। 6s आएगा, 6p आएगा, 6d आएगा, 6f आएगा, 7s, ऐसे चलता है। क्लियर है बेटा? अब आप ध्यान से देखो, मेरी बात सुनो, इधर देखो, यहां से शुरू करना है। इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरने हैं बेटा, ऐसे, इस तरह से आप चालू करते हो। यानी सबसे पहले 1s इलेक्ट्रॉन, 1s ऑर्बिटल को फिल करोगे इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। फिर पीछे जाओगे और पीछे जाकर वापस इधर आना है। फिर पीछे जाओगे और फिर वापस आना है। फिर पीछे जाओगे, फिर वापस आना है। अब बताओ, पीछे जाओगे तो कौन मिलेगा, 3D मिलेगा। फिर पीछे जाना है। क्या बात समझ पा रहे हो बेटा? ये आपका फिलिंग का स्टाइल होगा। एनर्जी ऑर्डर इस तरह से आपको निकालना है। क्या बात समझ में आ रही है? स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, द डायरेक्शन ऑफ द एरो या डायरेक्शन ऑफ एरोज will give you order of filling of the orbitals। कहां से शुरू करना है बेटा, राइट टॉप से लेकर बॉटम लेफ्ट पे जाना है। राइट टॉप से लेकर बॉटम लेफ्ट की तरफ जाना है। तो मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या, थोड़ी दिन बाद तुम्हें ये सब रट जाएगा। ऐसे जाना है, फिर इधर ऐसे वापसी हुई, फिर वापसी हुई, फिर वापसी हुई, फिर वापसी हुई। वापसी का मतलब खाली मत कर देना, भरकर खाली कर दिया। जो ऑर्डर निकल कर इसमें आएगा वो क्या आ जाता है, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, ये चलता चला जाएगा। सबने लिख लिया? अब देखो, पॉली साहब ने, जैसा तुमको याद है मैंने एक बार बताया था 2 स्पिन स्टेट्स। चलो, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब एक्सक्लूजन वर्ड भी अभी आपको समझ में आएगा कि ये यहाँ क्यों लिखा हुआ। मैं आपको एक घरेलू एग्जांपल देता हूं। आप देखिए कि अगर बाई चांस 2 लोगों के एड्रेस सेम हो जाएं, 2 लोगों के एड्रेस सेम हो जाएं, तो फिर कैसे पहुंचेंगे उन तक। मतलब इट्स लाइक कि ऐसा बोला जा रहा है कि अगर डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा। मान लीजिए कि आपने बोला कंट्री सेम है किसी की, इट्स ओके, बहुत सारे लोगों की कंट्री सेम होगी। फिर उसके बाद स्टेट, ठीक है, बहुत सारे लोगों का सेम होगा। फिर पहुंच गए कहां तक, सिटी, बहुत सारे लोगों का सेम होगा, ठीक है। लोकेलिटी, ठीक है, बहुत सारे लोगों का सेम होगा। फिर घर का एड्रेस, कुछ भी आपने मान लीजिए कि लिखा हुआ है वहां पर 801 8th फ्लोर वगैरह वगैरह, ये सब वहां पहुंच घर के अंदर। अब घर के अंदर चिट्ठी जिसके नाम पे गई है, अंदर ऐसा तो होगा नहीं कि 2 मोहनलाल रहते होंगे अंदर। पापा का नाम भी मोहनलाल, बच्चे का नाम भी मोहनलाल। इज इट पॉसिबल? तो जो डाकिया होगा वो तो परेशान हो जाएगा, क्या बोलेगा, पागल बना रखा है तुमने, 2 मोहनलाल निकल रहे हैं। तो कुछ तो डिफरेंट रखेंगे। जब तुम चिट्ठी लिखते हो, लेटर लिखते हो, तो जो एड्रेस लिखते हो उसमें एटलीस्ट नाम तो अलग होगा कि
घर में 5 मोहनलाल रह रहे हैं, मम्मी का नाम मोहनलाल, पापा का नाम मोहनलाल, बच्चे का नाम मोहनलाल। मोहनलाल की जनरेशन आ रही है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो इसको समझते हुए इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी वही करना है कि अगर तुम एटम के अंदर जा रहे हो तो तुम्हें दो इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, तो उनका एड्रेस अलग अलग कैसे होगा, कुछ ना कुछ तो अलग करोगे हो तुम। अब आप ध्यान से सुनो, अगर तुमने मान लो लिख दिया है लेट अस से 3s का क्या मतलब है, n की वैल्यू 3 है, हर वो इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर रहेगा उसकी n की वैल्यू 3 होगी, और हर वो इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर होगा उसके लिए L की वैल्यू 0 होगी। एम आई करेक्ट? हर वो इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर होगा उसके लिए M की वैल्यू 0 होगी। यानी कि तुमने एक बॉक्स बना दिया जिसके लिए n की वैल्यू 3, L की वैल्यू 0, M की वैल्यू 0। अब उस बॉक्स के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स तुम रखना चाहो, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रखना चाहो, उन सब के लिए इतनी चीज तो सेम हो गई। तुम वो समझ लो वही डाकिया जो चिट्ठी लेके जा रहा है, और अंदर अंदर कितने लोगों के नाम मोहनलाल होने चाहिए कायदे से? एक से ज्यादा होगा तो थप्पड़ मार दोगे वहां पर। तो इसका मतलब है कि अंदर कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए। अब वो क्या चीज डिफरेंट होती है, उसको कहते हैं स्पिन स्टेट्स, अगर आप रिकॉल करो तो ऐसा बोला गया कि भाई पॉइंटिंग अप और पॉइंटिंग डाउन, ये दो स्पिन स्टेट्स डिफरेंट हैं जिनको आप बोल सकते हो। क्या अगर आप तीसरा इलेक्ट्रॉन रखना चाहोगे तो या तो पॉइंटिंग अप रखोगे या पॉइंटिंग डाउन, तो फिर क्या हो जाएगा, एड्रेस तो सेम हो जाएगा ना। इसका क्या कंक्लूजन है? कंक्लूजन ये है कि दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आप रख ही नहीं सकते अंदर। क्या मेरी बात समझ में आई? क्योंकि अगर दो से ज्यादा रखोगे तो दो इलेक्ट्रॉन्स के एड्रेस सेम हो जाएंगे, उनके लिए चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे, जो कि अलाउड नहीं है। तो ये जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो सबसे पहले तो ये कहता है कि किसी एटम में दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। और उसका कंक्लूजन बाद में क्या निकला कि वन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सारा डिस्कशन मैं आपको लिखाता हूं, लिखिए बेटा। पहले तो प्रिंसिपल क्या है वो लिखो। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, no two electrons, according to this principle, no two electrons in an atom, no two electrons in an atom can have, no two electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers, the same set of 4 quantum numbers. The same set of 4 quantum numbers. फिर नीचे लिखो कंक्लूजन। इसका कंक्लूजन क्या निकला इस स्टेटमेंट का, डिस्कशन का? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, या ऐसा लिखो, वन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसी स्टेटमेंट का सिंप्लीफाइड वर्जन ही आप बोल दो इसको कि वन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर तुम्हें थोड़ा भी याद हो तो हम लोगों ने एक टाइम पर ये बोला था कि फॉर अ गिवन L, 2L plus 1 orbitals were there, yes or no? So if 2L plus 1 orbitals were there, how many electrons will be there? 2 into 2L plus 1. Fantastic. ये हो गया। अब दूसरी चीज सुनो, ये तो एक चीज हो गई। अब मैंने आपको डायरेक्टली निकलवाया था कि फॉर अ गिवन n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर n दिया है तो ऑर्बिटल्स का नंबर कितना था? n स्क्वायर। याद करो, मैंने एपी सीरीज लगा करके निकलवाया था, n स्क्वायर, नोट्स में चेक करो। तो बताओ, अगर n स्क्वायर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के लिए कितने हो जाएंगे? 2n। क्या बात समझ में आई बेटा? ये रिजल्ट है जो फ्यूचर में हम डायरेक्टली यूज करेंगे।
हो गया, वेरी गुड। चलो लिखो हंस रूल, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। Hund's rule of maximum multiplicity. हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, पहले इसके रूल पहले लिख लो कि ये हंस रूल है क्या। बोला जाए बेटा, लिखिएगा। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the orbitals, pairing of electrons in the orbitals belonging to the same subshell, belonging to the same subshell does not take place until each orbital belonging to that subshell is singly occupied. Belonging to that subshell is singly occupied. अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो बेटा इधर। मान लीजिए कि आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो, फिल कर रहे हो ऑर्बिटल्स को, और अचानक से तुम्हारे पास पी सबशेल आ गया सामने। पी सबशेल है तुम्हारे पास, 3 ऑर्बिटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं। बड़ी नाइंसाफी है, ऑर्बिटल्स 3 और इलेक्ट्रॉन्स 4, क्या करोगे? तो सबसे पहली बात है, ये कहता है कि आप एक एक इलेक्ट्रॉन देना। जब तक सबको एक नहीं मिल जाए तो फिर वो पेयरिंग मत कर देना, यानी गलती से भी ये नहीं कर देना। क्या बात समझ में आई? ये गलत है, ठीक है। या फिर कोई भी ऐसा, मतलब तुमने जो है यहां रखा और यहां भर दिया, ये गलत है। पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस अंटिल ऑल द ऑर्बिटल्स आर सिंगली ऑक्यूपाइड, और साथ में ब्रैकेट में लिख देना पैरेलल स्पिन्स। यानी अगर तुमने एक बार पॉइंटिंग अप किया तो दूसरा भी पॉइंटिंग अप होना चाहिए जब तुम उस सबशेल में फिलिंग कर रहे हो। सारे बच्चे ध्यान से सुनो बेटा चीजों को, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो पैरेलल स्पिन्स ब्रैकेट में लिख देना। हाँ, अब चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो तुम यहां ऐसे भर दोगे। बात समझ में आई बेटा? हाँ, तो ऐसा नहीं करना है कि यहां 2 भरा, यहां 2 भर दिया, यहां 2 भरा, यहां बोला हो गया, जिसको मर्जी अपनी मर्जी से देना शुरू कर दे। ना ना ना, पहले एक 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 जाएगा, फिर पेयरिंग होगी। इस बात को ध्यान रखना, इसको नोट कर लो।
हो गया बेटा? हाँ, अब यहाँ पर ये मल्टीप्लिसिटी एक टर्म लिखा है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, फिर जो है, हाँ, इसमें मल्टीप्लिसिटी का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला यहाँ पर है, वो मैं लिख रहा हूं बेटा। m इज इक्वल टू 2s+1। ये जो s है इसको टोटल स्पिन कहा जाता है, टोटल स्पिन, ठीक है। ये मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला है। अब मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये टर्म क्यों यहां पर लिखा हुआ है? तो ये इसलिए लिखा गया है कि जैसे मान लीजिए आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है और यहां सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो वो कह रहा है एक एक इलेक्ट्रॉन भरने से क्या फायदा होगा, इसकी जो टोटल स्पिन होगी, टोटल स्पिन होगी हाफ हाफ हाफ, कितनी हो गई बेटा? 3/2। 3/2 होगा, कितना हो जाएगा? सही बोला मैंने? या फिर -3/2 हो जाएगी। 3/2 या -3/2, वहां तो मॉड लगा हुआ है ना, यानी कि ये जो मल्टीप्लिसिटी निकलेगी वो मैक्सिमम निकलेगी, एज कंपेयर टू कि आप ये करते या ऐसा कर देते। अगर ऐसा करते तो यहां से स्पिन 0 हो गई, हाफ माइनस हाफ और फिर हाफ, यानी खाली हाफ बची। क्या वो मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम निकलती? नहीं। तो वो कह रहा है अगर तुमने इसको अनपेयर्ड 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 रखा होता तो आपको मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आती, और वही हंड्स रूल है। थोड़ा बहुत समझ में आया बेटा कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी टर्म क्यों लिखा हुआ है वहां पर? तो वो रूल के अकॉर्डिंगली वहां पर, इसको कॉपी कर लो बेटा। Electronic configuration for different atoms. So distribution of electrons in different orbitals of the atom is called electronic configuration of that atom. Distribution of electrons in different orbitals of the atom is called electronic configuration of that atom. किन चीजों की जरूरत पड़ती है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, कि भाई एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है पहले ये बताओ, और एनर्जी ऑर्डर बताओ, क्योंकि ऑफ प्रिंसिपल के लिए हमें एनर्जी ऑर्डर चाहिए, फिल कर देंगे। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है एक ऑर्बिटल के अंदर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रखना। फिर हंड्स रूल कहता है कि देखो ऐसा है, जब भी तुम्हें लगे कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, जब भी तुम्हें लगे कि सब शेल सेम है, तो तुमको क्या करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है। जल्दबाजी नहीं कि एक साथ सारा भर दिया। चलो शुरू करते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए मान लीजिए हमने शुरू किया। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा? कैसे पता चलेगा? एटॉमिक नंबर चेक कर लो। एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा। तो इसका कितना होता है बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन के 2? 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन, अब इसको फिल करना है ऑर्बिटल। 2 तरीके रहते हैं बेटा। एक तो आप ऐसे जब रिप्रेजेंट करते हो n l और यहां x लिख दो। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l क्या है? एजिमुथल क्वांटम नंबर। x क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बिकॉज एजिमुथल क्वांटम नंबर विल टेल यू कि आपका जो सबशेल है वो कौन सा होगा। तो ये इस तरह से डिनोट करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये NLX। इट्स लाइक कि आप ऐसा लिखा होगा 3s2, या फिर लिखा होगा 4p5। इसका क्या मतलब है कि थर्ड शेल में जो s सब शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर फोर्थ शेल में जो p सब शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। थोड़ी बहुत बातें समझ में आ रही है बेटा? ये जो है हमने SPDF फॉर्मेट में लिखा। अब ऑर्बिटल पिक्चर का अगर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना तो बॉक्सेस बना देंगे, तो हम दोनों यहां पर करेंगे। चलो देखते हैं।
तो आप चाहो तो माइंड में वो भी रख सकते हो, जो 1s था, 2s 2p, याद है ऑर्डर, 3s 3p 3d, इस तरह से ये फिल करने वाला स्टाइल भूलना नहीं है। तो ऑफ कोर्स 1s सबसे पहले भरेगा और एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1s1, दैट्स इट। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसका ऑर्बिटल पिक्चर बनाओगे या ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे तो ये आएगा, एक बस इलेक्ट्रॉन। आप पॉइंटिंग अप दिखाओ या पॉइंटिंग डाउन दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो दोनों ही सही माने जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो आप आगे बढ़ते हैं, हीलियम पे आते हैं। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एटॉमिक नंबर 2 है, ये हो जाएगा 1s2। आसान है, बॉक्स बनाया, 2 दिखाए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक पॉइंटिंग अप एक पॉइंटिंग डाउन। हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम पे आते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या होगा, पहले s भरेगा 1s वाला और फिर आएगा 2s वाला। उधर से देख सकते हो जो मैंने पैटर्न बनाकर आपको दिया था, 2s कितना आएगा बेटा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो बस इसका भी ऑर्बिटल डायग्राम बनाया, 2 यहां पर ऐसे बना दिए, यहां पर हमने 1 बनाया ऐसे। कई बार हाफ एरो भी दिखाते हैं, है ना, मान लीजिए ऐसा भी लिखा होगा, तो भी आप परेशान मत होना, ऐसा लिख कर दे सकता है ऐसा। हाँ चलो, तो अब इसमें हम लोगों को हाइड्रोजन, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम पे आते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या करेंगे? 1s2 2s2। क्या करेंगे ऑर्बिटल पिक्चर? 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? yes, बेरिलियम हो गया। बोरॉन पे आते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। क्या करोगे? 1s2 2s2, फिर क्या आ रहा है? 2p1। ऑर्बिटल पिक्चर बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर क्या दिखाएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन, एक ही है, खत्म हो गया। बोरॉन, फिर क्या आएगा बेटा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, देन कार्बन, नाइट्रोजन। इस तरह से आप सब लिखते चले जाएंगे। अब जैसे मैं बड़ा ले लेता हूं एग्जांपल, मान लीजिए सोडियम ले लिया मैंने, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप इसमें क्या करेंगे? 1s2 2s2 2p, इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट करते रहना, 2 + 2 4, यानी अभी हमारे पास काफी इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी 6 भर सकते हो इसमें। फिर क्या आ जाएगा? क्लियर है? आप अगर कभी ऐसे कंफ्यूज हो तो आप पहले नीचे ऑर्बिटल बॉक्सेस भी बना लो, इससे कंफ्यूजन तुम्हारा जो है वो दूर हो जाएगा। ये क्लैरिटी होगी कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हो तो आपने एक 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 करके देखा, अभी हमारे पास इनफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर आपने 2 2 ऐसे भर दिए और फिर यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई बेटा? हटाते हैं। चलो, तो अब इसमें 2-3 चीजें जो तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ आनी चाहिए। क्या क्या क्वेश्चन वो पूछ सकता है तुमसे इस पे? एक जो स्ट्रेट क्वेश्चन है वो तो आपसे सीधे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवाएगा। फिर ये पूछ सकता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 2p सबशेल।
तो वो आपसे, जैसे आपने काउंट किया वो आपको पता चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के ही पता चलेगा कि किस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। इसके अलावा फिर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है, वो आता है एक मैग्नेटिक बिहेवियर जिसको कहते हैं पैरामैग्नेटिक, और दूसरा टर्म मैं लिख रहा हूं डायामैग्नेटिक। तो आप लिखना मैग्नेटिक बिहेवियर करके लिखना, मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर करके लिखना। तो पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक ये याद रखना बेटा कि अगर तुमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा और ये पाया कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या होनी चाहिए बेटा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो हम उसको बोल देंगे पैरामैग्नेटिक। If no unpaired electrons, then it is called diamagnetic. Unpaired electrons तो पैरामैग्नेटिक और no unpaired electron तो diamagnetic। ठीक है, बाय डिफॉल्ट डायमैग्नेटिक हो जाएगा अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। क्या होता है ये पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो डायमैग्नेटिक का मतलब हो जाएगा कि वो रिपेल्ड बाय दैट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और पैरामैग्नेटिक का मतलब हो जाएगा अट्रैक्टेड बाय दैट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हल्का हल्का सा लिख लेना, इसमें कोई खास और नहीं है। तो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक हो गया। इसके अलावा एक टर्म डिफाइन करते हैं इसमें, मैग्नेटिक मोमेंट, और उसका फॉर्मूला है Nn+2 रूट Nn+2, और यूनिट यहां पर है बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन तो बाद में डिस्कशन करेंगे, अभी के लिए केवल ये फॉर्मूला लिख लेना है और फॉर्मूला लिख करके ही काम चलाना है। तो N क्या है? N है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नेटिक बिहेवियर बताने के लिए ही हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन करते हैं। ये भी लिख लिया बेटा सबने? तो देखकर बताओ बेटा कौन कौन सा पैरामैग्नेटिक है? पैरा, डाया, पैरा, डाया, क्या सब लोगों को समझ में आ रही है बातें? तो और मैग्नेटिक मोमेंट भी अगर निकालना है, मान लीजिए एच एटम के लिए निकालना है, तो कितना हो जाएगा बेटा मैग्नेटिक मोमेंट? रूट व्हाट? रूट 3 भी हम, है ना? तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सबके लिए निकाल सकते हो। तो इसको हटाते हैं अभी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना तुम्हें आ गया। अब मैंने कई सारे लिखे, ये तुम्हें कॉपी बात नहीं करना है, तो मैंने ऐसी शो ऑफ है, ये समझ लो। इतना सारा लिख दिया, तुम्हें खुद ही लिखना आता है, इसलिए इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बाद में चाहे तो कॉपी कर लेना, जब तुम्हारे पास एग्जाम के बाद टाइम हो तो कभी ये लिख लेना, नोट्स में जगह छोड़कर रखना, पेजेस छोड़कर रखना, और बाद में लिख लेना, है ना? कि नजर पे आना चाहिए आपके 2s के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2p के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये सब। एक खास चीज आप ऑब्जर्व करोगे, वो यहां पर स्टार लगा हुआ है, देखो, क्रोमियम पे और कॉपर पे। ठीक है, क्यों यहां पर स्टार लगाया हुआ है? इनको कहते हैं एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। इनका एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसकी डिस्कशन करेंगे हम लोग। ये क्या है एक्सेप्शनल का, क्या चक्कर है यहां पर, देखो। हाँ, लिखिएगा, एक हेडिंग डालिएगा बेटा, सब हेडिंग, हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस।
half filled and fulfilled electronic configurations. देखिए, क्रोमियम को पिक करते हैं पहले। क्रोमियम, कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा क्रोमियम के पास? एटॉमिक नंबर इसका होता है 24। एटॉमिक नंबर होता है 24। देखो, मैं तुम्हें एक हो सकता है तुम्हें पहले से ही आता हो, बट एक स्टाइल सिखा देता हूं कि जैसे मान लीजिए कि पीरियोडिक टेबल में है ना, पीरियोडिक टेबल में ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम हो गया, है ना, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये पीरियोडिक टेबल ऐसे बन गई। ठीक है, अब इसमें ये 21 से शुरू होता है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में रेगुलरली आता है, इसलिए ये तुम्हें याद होना चाहिए पूरा। तो ये बिकॉज हमारे यहाँ सचिन तेंदुलकर क्रिकेट पॉपुलर है। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन। किस चीज के लिए? किस चीज के लिए क्रेजी है? क्रिकेट के लिए भाई। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन फॉर क्रिकेट। सचिन तेंदुलकर पहला सी क्रिकेट क्रेजी के लिए और फिर दूसरा सी कोबाल्ट वाला क्रिकेट के लिए आ रहा है। तुम लोगों के मन में कुछ भी आ रहा हो, ऑस्ट्रेलियंस ही जो हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं कि हम उनको हराते हैं, तो हमें, तो ये मैं बोलता हूं निकूज करके। क्या नाम मैंने बोला बेटा? निकूज। एक निकूज ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन है जिसने बोला है ये स्टेटमेंट। क्या? सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन फॉर क्रिकेट। द स्टेटमेंट इज गिवन बाय निकूज। अब तुम देखो, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी यानी 24 पे क्रोमियम, एटॉमिक नंबर 24, एटॉमिक नंबर 24 P 1s2, 1s भी बना दिया नीचे, 2s2 बॉक्स भी बना दिया नीचे, 2p6 बॉक्स भी बना दिया नीचे, फिर 3s2 बॉक्स भी बना दिया नीचे, 3p6 काउंटिंग कर लेना बेटा, है ना। तो फिर बॉक्स बना दिया हमने। अब इसको मिटाई देते, इसका तो काम हो गया, स्पेस बनाने के लिए इधर से मिटा दिया। हाँ, तो इधर हमने लिखा, एक एक करके भर रहे हैं, वो तो मैंने ऐसे डाल दिया। अब 3p6 हो गया। 3p6 के बाद ये 3p था, उसके बाद 4s, तो 4s क्या इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2, 2, 4, 6, 10, 12, 6, 18 यानी हमारे पास अभी इलेक्ट्रॉन्स काफी हैं। आपने अगर यहाँ 2 डाल दिया, यहाँ पर बताइए बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स कितने जाएंगे 3D में? कैन यू गेस? 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए गए। इसको नीचे कर देते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए गए। तुमने यहाँ ऑर्बिटल डायग्राम बनाया, 1, 2, 3, 4 ऑर्बिटल डायग्राम ये बनाया, और इसको हटा देते हैं क्योंकि इसका काम हो गया है। अब ये तुमने जब लिखा, जब तुमने ये लिखा तो एक्सपेरिमेंटल डेटा मैच नहीं किया, जैसे कि मैग्नेटिक बिहेवियर के रिस्पेक्ट में, मैग्नेटिक मोमेंट के रिस्पेक्ट में ये डेटा मैच नहीं किया, यानी कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। और एक चीज आपको बता दें, ये जो हिस्सा है ना, ये अगर आपको लिखना है तो यहीं पर सब नंबर लिखा हुआ है। यहाँ 1 है तो इसके लिए डी दोगे, ये 2 है इसके लिए D2 लिख दोगे, ये 3 है इसके लिए D3 लिख दोगे, ये 5 है इसके लिए D5 लिख दोगे, ये 6 है D6 लिख दोगे, D7 लिख दोगे। यानी इमीडिएट आपको कॉन्फ़िगरेशन पता है, आपको इतना लंबा सा लिखने की जरूरत नहीं है।
सीधे सीधे आप यहां लिख सकते हो। और इसके पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो काउंट कर लो। 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18। बताइए 18 किस नोबल गैस का इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक नंबर होता है? कैन यू गेस? आर्गन। इसीलिए हम लोग क्या लिख देंगे इसको, किसी के लिए भी अगर लिखना हो, जैसे आयरन के लिए लिखना है, तो अपने को पता है कि आयरन में D6 आता है, तो आयरन में D6 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, D6 आएगा और उसके पहले 4s2 भर जाएगा और उसके पहले आप आर्गन लिख दो। ये आपका नया स्टाइल हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। इज माय पॉइंट क्लियर? ये हो गया, सबके लिए लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्रोमियम के साथ हो गया। क्यों? क्योंकि डेटा मैच नहीं किया मैग्नेटिक मोमेंट का। लेकिन अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को जो 4s में था उसको जंप करा दें किसमें, 3D में, तो डेटा मैच कर जाता है। तो कॉन्फ़िगरेशन असली में हमको मिल रहा है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मिल रहा है वो 4s2 3d4 नहीं मिल रहा है, वो मिल रहा है 4s1 3d5। क्या समझ में आया? ये तो एक्सपेरिमेंटल डेटा हमने निकाला, बट बाजू में लिखना HY। ऐसा हुआ क्यों? कॉपी कर लो बेटा। हटा दें बेटा इसको। चलो इसी तरह से, अच्छा इसको ये याद रखना, ये जो कॉन्फ़िगरेशन आपको मिला, इसको हम हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। हाफ फिल्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि डी में आप जब 5 इलेक्ट्रॉन्स डाल दोगे तो ये डी सबशेल पूरी तरह से भर जाएगा। पूरी तरह से मतलब हर एक ऑर्बिटल को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं डी सबशेल में? 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर सकता है, बट हम डाल कितने रहे? 5, लेकिन एक एक करके डाला। इसको हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक है, चलो अब कॉपर की भी इसी तरह से बात कर लेते हैं। कॉपर 29 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो आप पूरा लिख सकते हो या फिर आप ऐसा लिख सकते हो कि यहाँ आर्गन लिखा और यहाँ क्या बेटा 4s2 3d, बिकॉज 29 है तो आइडियली हमको यहाँ 9 लिखना चाहिए था, लेकिन फिर वही कहानी है ना, चीजें बदल जाएंगी। अभी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने ऐसे दिखाए और यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ 8 9। फिर हम लोग क्या बोलते हैं भाई ये तो मैच नहीं कर रहा, तो हम लोग करते हैं एक इलेक्ट्रॉन यहां से जो है उसको जंप कराते हैं और यहां डालते हैं, तो ये तुम्हारा ऐसा आया। ये नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा जिसमें डी ऑर्बिटल्स सारे भरे होंगे, सबशेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है। इसको फुल फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड कहते हैं।
कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स, यानी नया कॉन्फ़िगरेशन ये वाला गलत हो गया। नया कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन होगा और यहां पर लिखेंगे 4s1 3d10। और आप इस चीज को गलत मत कर देना बेटा, ऐसा भी लिखा हुआ तो मिल सकता है, आर्गन और यहां लिखा होगा 3d10 4s1। देखो मैंने प्लेस बदल दिया, दिख रहा है? हाँ, तो वो इसलिए क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स भर जाते हैं तो जो n बड़ा वाला होता है उसको बाहर की तरफ दिखाते हैं। भरते समय जिसकी एनर्जी कम थी उसको हम लोगों ने पहले भर दिया। जब एक बार फिलिंग हो गई तो उस तरह से लिखा जाता है जो हमने नीचे लिखा हुआ है। हो गया बेटा? यस सर। तो यहां पर आप लिखिएगा वाई क्रोमियम एंड कॉपर शो एक्सेप्शनल बिहेवियर। वाई क्रोमियम एंड कॉपर शो एक्सेप्शनल बिहेवियर। तो जो बुक्स में मिलता है लिखा हुआ वो पहले बताता हूं मैं आपको। बुक्स में आपको मिलेगा लिखा हुआ बिकॉज half filled and completely filled, half filled and fully filled orbitals provide extra stability. Half filled and completely filled orbitals provide extra stability. Half filled and completely filled orbitals provide extra stability. ठीक है गाइस, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल में स्टडी करेंगे कि वाई हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल। तो आप बस उतना लिख देना WHY, वाई हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल, दैट वी आर टू डिस्कस। ये तो ठीक है कि क्रोमियम एंड कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो जो नॉर्मल लिख रहे थे उसके वो एक्चुअली में करेक्ट नहीं था, तो हमने उसको करेक्शन के साथ लिखा। तो ये रूल के लिए भी वही लॉजिक है जो अभी मैं बताने जा रहा हूं। जो रीजंस मैं दूंगा वो रीजंस हंट्स रूल के लिए भी वैलिड है। हाफ फिल फुल्ली फिल्ड के लिए तो ठीक ही है। तो इसमें लिखना 3 जो है चीजें हैं जो डिसाइड करती हैं कॉन्फ़िगरेशन के को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, वो इनमें से एक है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सचेंज एनर्जी। अच्छे से लिखना ये सारे पॉइंट, हाँ इस पे आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में। एक्सचेंज एनर्जी, दूसरा टर्म में लिख रहा हूं पेयरिंग एनर्जी, और तीसरा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी एंड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिसाइड करते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन कैसा होना चाहिए। सबसे पहले लिखिएगा बेटा एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी क्या है? ये एक्सचेंज एनर्जी क्या मैं नोट बोलूं बेटा? लिखिएगा by advanced mathematical treatment, it can be shown that by advanced mathematical treatment, it can be shown that if on exchanging the positions, if
on exchanging the positions, if on exchanging the positions in space of two electrons with parallel spins, two electrons with parallel spins, and there is no change in electronic arrangement. There is no change in the electronic arrangement. There is no change in the arrangement. It would lead to decrease in energy. It would lead to decrease in energy. It would lead to decrease in energy. The pairs of electrons are called exchange pairs. Exchange pairs. And energy decrease per exchange pair of electrons, energy decrease per exchange pair of electrons is termed as exchange energy. Is termed as exchange energy. Can you repeat the last line? Last statement बोला है, the pair of electrons is called exchange pairs. Energy decrease per exchange pair of electrons is termed as exchange energy. Guys, अब आप ध्यान से देखना, तो इधर देखिए, एक्सचेंज एनर्जी का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली बता रहा हूं बेटा। हाँ, इसमें ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने अगर बोला कि मेरे पास पी सबशेल है और मुझे 3 इलेक्ट्रॉन्स उसमें फिल करने हैं, तो 3 जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको फिल करने के तरीके मेरे पास अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी सबशेल है, तो मेरे पास अलग अलग तरीके हैं फिल करने के, कि मैं उसको ऐसा फिल कर दूं, ठीक है, या फिर मैं ऐसा फिल कर दूं। अलग अलग तरीके हैं फिल करने के। तो इनमें से कौन सा तरीका बेस्ट होगा, हो सकता है बेस्ट, उसमें एक्सचेंज एनर्जी बड़ी हेल्प करती है। क्या है एक्सचेंज एनर्जी, ध्यान से देखना। वो कहता है कि आप सबसे पहले ये चेक करो कि किन 2 इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिनिंग है वो एक जैसी है। तो आप देखोगे तो ये तीनों पहले में सब पॉइंटिंग अप है, ठीक है ना, जबकि इसमें क्या पॉइंटिंग अप पॉइंटिंग डाउन। इसका मतलब है कि इसमें अब एक्सचेंज का मतलब क्या है और एक्सचेंज एनर्जी का मतलब क्या है, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। अगर मैंने इस इलेक्ट्रॉन को इसके साथ एक्सचेंज कर लिया, इसको इसके साथ एक्सचेंज कर लिया, तो क्या तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी नया नजर आ रहा है क्या? नहीं। उसी तरह से मैंने अगर इसको इसके साथ एक्सचेंज किया होता, क्या तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन नया नजर आया? नहीं। उसी तरह से अगर मैंने इसको इसके साथ एक्सचेंज किया होता, तो क्या तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन नया नजर आया? नो। लेकिन अगर मैंने यहां पर कर दिया होता इन दोनों को एक्सचेंज, तो क्या तुम्हें सेम कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है? नो, ये डिफरेंट मिल गया। यहां एक्सचेंज कर सकते हो, यहां एक्सचेंज कर सकते हो इन दोनों को, तो आपको सेम मिल जाएगा। इसमें जाओगे तो इसमें और खतरनाक हो जाएगा। तो पॉइंट ये है, तुमने को जो पहला कॉन्सेप्ट है एक्सचेंज एनर्जी, वो क्या कहता है कि अगर आपको कोई भी 2 जो आपने इलेक्ट्रॉन्स पिक किए उनको एक्सचेंज कर दिया सबशेल में और आपको कॉन्फ़िगरेशन जो है सेम मिल रहा है, इसका मतलब वो ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। आप इसको ऐसे भी बोलूं कि आप इसको घरेलू तरीके से ऐसे सोचो कि जैसे मान लीजिए कि मैंने लेटर से इधर देखा है ना, तो
तुमने शक्तिमान को देखा है बेटा कभी? वो सीरियल एक पहले आता था, हैव यू एवर सीन? हाँ, तो शक्तिमान कैसा रहता था कि वो अपना हाथ ऊपर करता था और पूरा चक्कर लगाता था। तो आप ऐसा सोचो, एक ही टाइम पे आप शक्तिमान को इधर भी देख पा रहे हो, इधर भी देख पा रहे हो, इधर भी देख पा रहे हो, इधर भी देख पा रहे हो। एक ही चीज हर जगह तुम्हें दिखाई दे रही, यानी उस चीज की स्टेबिलिटी क्या हो गई, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस बढ़ गया। कोई चीज तुम्हें सब जगह, या मैं बोलूं एक जैसी चीजें नजर आने लगे, तो उस चीज की जो तुम्हें दिखाई दे रही है हर जगह, उसकी स्टेबिलिटी इसका मतलब बहुत ज्यादा है। तो आपको कॉन्फ़िगरेशन ये सब एक जैसा नजर आ रहा है, यानी इस कॉन्फ़िगरेशन के एग्जिस्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू यहां, क्योंकि ये तुमने देखा और इसको देखा तो इसका मतलब बदल गया, तो इसके स्टेबल होने के चांसेस कम हो गए। तो एक्सचेंज एनर्जी जो है या एक्सचेंजेस जो हैं वो मैथमेटिकली वर्क कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस बढ़ जाता है। इज माय पॉइंट क्लियर? ये तो बस हल्का सा आप इसको नोट कर सकते हो। और जब आप हाफ फील्ड के लिए बोलते हो, देखो हाफ फील्ड में बिल्कुल परफेक्ट फिट हो जाता है, ये भी हाफ फील्ड ही मैंने दिखाया था, बट जो क्रोमियम वाला केस आया था उसमें हाफ फील्ड होने का ये फायदा एक मिल रहा था कि उसके पास एक्सचेंज एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई। कितनी एक्सचेंज एनर्जी हो गई है मैथमेटिकली आप दिखा भी सकते हो, आप इससे एक्सचेंज कर सकते हो, एक एक्सचेंज एनर्जी, दूसरी एक्सचेंज एनर्जी, तीसरी एक्सचेंज, चौथी एक्सचेंज एनर्जी, पांचवी एक्सचेंज एनर्जी, छठी एक्सचेंज एनर्जी, सातवीं एक्सचेंज एनर्जी, आठवीं एक्सचेंज एनर्जी, नौवीं एक्सचेंज एनर्जी, 10वीं एक्सचेंज एनर्जी। कोई भी दो पेयर पिक करने हैं और आपको जो है एक्सचेंज एनर्जी रिलीज हो जाएगी अगर उन दोनों को हमने एक्सचेंज किया और हमारा कॉन्फ़िगरेशन सेम रहा तो। ठीक है, ये पहला पार्ट है एक्सचेंज एनर्जी, एग्जांपल कॉपी कर लो, फिर नीचे हेडिंग डालो पेयरिंग एनर्जी। अगर मैं एक एक्सचेंज पेयर की एनर्जी -E मान लूं, तो यहां पर जो है 10 एक्सचेंजेस हुए थे, यानी 10E -10E इतनी एनर्जी समझ लो रिलीज हो गई। एक बार में अगर E रिलीज हुई तो 10 एक्सचेंजेस होने पे 10E एनर्जी रिलीज हुई। कीप ऑन राइटिंग बेटा, अच्छे से लिखिए सब कुछ, हाँ छोड़िए नहीं कुछ भी। और यहीं पर अगर कॉपर के लिए कर दोगे तो कॉपर में जो पॉइंटिंग अप वाले हैं उनसे एक्सचेंज एनर्जी आएगी और पॉइंटिंग डाउन वाले भी आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, तो इसलिए वो एक्सचेंज एनर्जी और बढ़ जाएगी। हटा दें बेटा इसको, कॉपी कर लिया। चलो पेयरिंग एनर्जी लिखो बेटा। पेयरिंग एनर्जी यू राइट, देखिएगा, सिंस देयर इज रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, since there is repulsion between electrons, so if we want to place two electrons together, so if we want to place two electrons
if we want to place two electrons together in the same orbital, some energy is required. Some energy is required for pairing of electrons is known as pairing energy. तो ये इसमें ज्यादा कुछ अभी डिस्कशन के लिए नहीं है, ये तो आसान है, मतलब कि आप कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स को जो है मान लीजिए ऐसे रखोगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ रही है एज कंपेयर टू ये, तो ये सिस्टम ज्यादा स्टेबल हुआ एज कंपेयर टू दिस. देखिएगा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखो ये तो है ना, यूनिवर्सली सबको पता ही है कि सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी. यही लाइन ही लिख लो आप, सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी. सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी. सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी. Symmetry leads to stability. So chromium and copper, these two, if you see, if I write 3d5 and 3d10, then those configurations are more symmetrical. 3d5 और 3d10, ये 3d9 और इधर 3d4, इनके कंपैरिजन में ज्यादा, इसलिए ये कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है. इसको भी लिख लो. जस्ट प्रोवाइडेड एक्सप्लेनेशन कॉन्फ़िगरेशंस. ये लास्ट में रिपीट करना है. हाँ मैंने ये बोला है बेटा कि we just provided the explanation for half-filled and full-filled, extra stability of half-filled and full-filled configurations. ये देखो वापस मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इसलिए दिखा रहा हूं कि इसमें ध्यान से देखने वाली बात है. आप देखो क्रोमियम एंड कॉपर जो बाद में आप वीडियो से देख लेना बेटा, आपको अभी कॉपी नहीं करना है. देखो ये सब आपको यहाँ पर लिस्ट दिख रही है, दिखाई दे रहा है बेटा, एक बार देख लो सब लोग. दिखा नायोबियम, रुदेनियम, रोडियम, पलेडियम, ये दोबारा आएगा जब हम लोग अभी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज करेंगे तो फिर से बात करेंगे इनकी. रोडियम, पलेडियम, रोडियम, सिल्वर, यहां पर देखो एजी में भी में ये एक्सेप्शनल वाले केसेस हो गए. फिर यहां देखो दिख रहा है लैंथनम दिख रहा होगा, LA करके लिखा हुआ है. इनके नाम वगैरह सब बाद में भी डिस्कशन करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में. लैंथनम हो गया, फिर सीरियम देखो, फिर प्लैटिनम, गोल्ड, ये तुमको यहाँ पर मैंने सारे दिखा दी. ये देखो यहाँ पर स्टार सब दिख रहा है, लाइन से आपको दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशंस ना, इसको बाद में आप वीडियो से कॉपी कर सकते हो. इस कर लेते हैं बेटा, वो सबसे ज्यादा जरूरी है. ठीक है, सामने देखो. हाँ मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो. क्वेश्चन कॉपी करते रहिए और सर देखिए अगर क्वेश्चन कॉपी करने अनुसार बोल रहे हैं कॉपी आपको यहां लिख दिया और कैसे काम बोला. चलो अब देखो इस क्वेश्चन में कहता क्या है.
क्वेश्चन में कहता है कैलकुलेट मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which may have magnetic quantum number m is equal to +1 and spin quantum number s is equal to -12. अब तुमको ये तब पता चलेगा जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें रटा हुआ है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाँ, क्रोमियम 24 वाला केस है, तुम्हें मालूम है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहाँ 4s1 3d5, ये हो गया। अब वो कहता है कि तुमको जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +1 चाहिए। तुम्हारा L 0 है, M 0 होता है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या अभी आवाज आ रही है? हाँ, चलो अब बैक टू दिस। तो ये 2p के लिए यहां पर -1 0 +1 मैंने लिख दिया। अब यहां पर वो कह रहा है कि आपको ये L की वैल्यू, सॉरी यहां पर M की वैल्यू केवल +1 लेनी है, यानी कोई एक आप ले रहे हो तो यहां पर एक ये हो गया, और कह रहा है कि उसमें s-12 यानी एक इलेक्ट्रॉन आप यहां से पिक कर सकते हो, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन यू कैन पिक। और फिर इसके बाद ये तो नहीं ले सकते हो क्योंकि ऐसे इसका मतलब L की वैल्यू 0 हो गई, ये हटा दिया, P फिर से आ गया, फिर से वही कहानी है, सेम चीज सेम चीज सेम चीज, यहां भी आप एक ले सकते हो। फिर आते हैं, इसकी बारी आती है क्योंकि ये फिर से हटा दोगे, डी वाले में पॉसिबल है, डी वाले में 1 2 3 4 5। अब जो है ये तुम जो ले रहे हो ना, ये जब लेते हो तो ये प्लस ऑफ प्लस ऑफ प्लस ऑफ, या फिर ये माइनस ऑफ माइनस ऑफ माइनस ऑफ, right? So two possibilities are there, plus of plus of plus of plus of, yeah, minus of minus of minus of minus of. Now if you say how many maximum number, maximum, so maximum say plus of here plus of here plus of here, how many electrons? 3 maximum. Minimum how many? At least तो मिल ही रहा है, यहां तो प्लस हाफ माइनस हाफ दोनों ही भर रहा है, यहां पर केवल प्लस हाफ या माइनस हाफ हो सकता है, तो मिनिमम 2 तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। क्या बात समझ में आई? दैट्स इट, कॉपी कर लो। डन बेटा? समझ लो, और समझने के बाद तो आप बाद में खुद भी सॉल्यूशंस को लिख सकते हो। चलो इसको देखो, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। among the following series of transition metal ions, the one where all metals have same 3D electronic configuration, ठीक है। अब इसमें मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, है ना। तो टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ये है। और अपने को पहले से पता है, देखो इसमें 4s2 तो सब में है ना, 3D यहाँ TI है ना, तो 2 हो जाएगा। वेनेडियम में 3D 3 हो जाएगा, और यहाँ 3D 5
लिखना है, और यहाँ ये एक्सेप्शनल है ना, 4s1 वाला केस हो गया, और यहाँ पर 3d5 4s2 के साथ है, ठीक है। ये फिर वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, अगर तुमने Ti2+ किया, Ti2+ का मतलब तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने हैं, Ti2+ का मतलब तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने हैं। तो अब तुम यहां पर थोड़ी सी ये बात ध्यान देना बेटा, कि जब तुम एक न्यूट्रल एटम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, और जब तुम किसी कैटायन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो या एनायन के लिए लिखते हो, तो डिफरेंस आता है। तो यहां पर हम छोटी सी चीज मेंशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन, कैटायन या फिर एनायन। अब आप देखो, कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए क्या करते हैं, अगर कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, अगर कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो क्या करें, आप न्यूट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। किसका लिखोगे बेटा, न्यूट्रल का। गलती से भी कैटायन के इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मत लिखना, न्यूट्रल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। फिर जितने इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें निकालने हो, जैसे मान लो कि तुम्हें न्यूट्रल एटम ए है और कैटायन यहाँ A+ है, तो इस न्यूट्रल एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर कर दोगे, 1। क्या बात समझ में आई बेटा, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दोगे, लेकिन कहां से करोगे, तो याद रखना आउटर मोस्ट जो शेल होगा वहां से करेंगे। इसीलिए तुमको अगर ध्यान हो तो मैंने कहा था कि बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद मतलब जब भर देते हैं तो उसको लिखते ऐसे हैं, ऐसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आयरन के लिए मुझे लिखना है, तो मैं लिखूंगा आर्गन 3d6 4s2। ऐसे लिखते क्यों हैं, ऐसे इसलिए लिखते हैं, तुम्हें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये है आउटर मोस्ट, यानी इलेक्ट्रॉन कहां से निकालनी है, आउटर मोस्ट से निकालना है, भूलना नहीं बेटा, ठीक है। ये तुमको दिख रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसका ज्यादा है उसको बाहर लिख दिया, और वहीं से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा जब आप कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल देखो, Ti2+ है, किससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे, 4s से कि 3d से, 4s से, क्योंकि 4 में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसी का बड़ा है, 4s बाहर होगा, इसलिए 4s से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिए, इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d2 बच गया। अब बताइए V3+ किससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे, 4s से या 3d से, तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले ना, 2 पहले यहां से निकाले, फिर यहां से 1 बाहर कर दिया। क्या बात समझ में आई, क्या बचा, 3d2। इज इट क्लियर। अब देखते हैं क्रोमियम, क्रोमियम में 4+ मान लीजिए करना है, 4+ के लिए क्या करोगे, पहले तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से हटा दिया, फिर यहां से कितने इलेक्ट्रॉन हटाओगे बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर कर दिए, यहां से आपने 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर कर दिए, ये बच गया 3d2। अब देखो ये 4s2 3d5 है, क्या करना है, 5 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने हैं, 5 कैसे निकालोगे, 3 यहां से निकाले और यहां से कितने निकालेंगे, नहीं 2 यहां से निकाले, 3 वहां से निकालने हैं, तो क्या हो जाएगा 3d2। क्या बात समझ में आई बेटा, देखो सबके कॉन्फ़िगरेशन सेम आ गए, वही तो वो कहना चाहता है, इसलिए आंसर ए हो गया। थोड़ी बहुत बातें समझ में आई बेटा, कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय इलेक्ट्रॉन बाहर करते हैं, और अगर एनायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो, एनायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। इसमें 4s वाले को हम बोलते हैं कि ये हायर एनर्जी में चला गया अभी फिल होने के बाद, इसलिए इलेक्ट्रॉन वहां से निकालते हैं। और एनायन जब बनता है तो इलेक्ट्रॉन जो लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट होती है उसमें फिल करते हैं।
बेटा हटा दें इसको। एक्सप्लेनेशन तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही गया होगा, इसको बाद में भी लिख लेना। और कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूं। जैसे ये कहता है द सबशेल दैट अराइजेस आफ्टर एफ इज कॉल्ड द जी सबशेल, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स में ऑक्यूपाई द जी। अब जी कौन सा है बेटा? जैसे एफ के लिए एल की वैल्यू कितनी रहती थी? एफ के लिए एल की वैल्यू कितनी है? 3 है, am I correct? तो जी के लिए कितना हो जाएगा? 4, राइट। अगर एल की वैल्यू 4 है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 2 इंटू 2l प्लस 1। याद आ रहा है? तो बस आंसर हो गया, समझ गए? हाँ, देखो सेकंड्स में आंसर आते हैं, कहीं कहीं थोड़ा बहुत करना होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन कहता है अ सबशेल n is equal to 5, l is equal to 3 can accommodate how many electrons? तो इससे कोई मतलब ही नहीं कि फिफ्थ शेल है, इंपॉर्टेंट ये l is equal to 3 है। l is equal to 3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? सबको क्लियर है बेटा? देखो सेकंड्स में आंसर है। देखो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फटाफट आंसर्स आते हैं। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स डिस्क्राइब्स व्हिच इज रिमूव्ड मोस्ट इजीली फ्रॉम पोटेशियम एटम। तो पोटेशियम एटम में जो सबसे लास्ट जो बाद का इलेक्ट्रॉन होगा उसमें से ही इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, है ना, मतलब जो सब लास्ट ऑर्बिटल होगा उसमें से ही इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। तो जो पोटेशियम है उसमें 19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s1। देखो आ गए 19 पूरे, आ गए ना। इसमें से रिमूव करोगे, इसका मतलब n की वैल्यू 4, l की वैल्यू l यहां से आता है 0, m की वैल्यू यानी ml की वैल्यू 0 और s प्लस हाफ भी हो सकता है, माइनस हाफ भी हो सकता है। क्या बात समझ में आई? आंसर मैच कर गया? हाँ, ये क्वेश्चंस बाद में आप कॉपी कर लेना, मैं जब वीडियो भेज दूंगा। आप केवल अभी मैं समझाना चाहता हूं बेटा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूंगा, प्योर डिस्कशन मुझे करना है वेव मैकेनिकल मॉडल का। उसमें आपको वेव फंक्शन समझाऊंगा, वो सबसे टफ पार्ट है। ज्यादातर बच्चे उसके क्वेश्चंस गलत कराते हैं, ट्रस्ट में आपका हमेशा सही होगा, आप अच्छे से उसको देखना। इसलिए मैं ये वाले आसान क्वेश्चन जल्दी कर रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स बिलोंग टू हाईएस्ट एनर्जी। अब हाईएस्ट एनर्जी के लिए हमने आपको क्या सिखाया बेटा? समझ गए? हाँ, चलो ये Which of the following statements about electron with ml is equal to +2 is incorrect? बताइए, +2 का मतलब क्या है? ml +2 किसमें नहीं हो सकता? ध्यान से देखो, मिल रहा है बेटा आंसर? कोई प्रॉब्लम इसमें? चलो लिखा है ना यहाँ पर क्लियरली, नॉट वगैरह सब पढ़ा करो बेटा। ये सर इसका फाइनल आंसर क्या था? क्या चीज? वो प्रीवियस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या था? इसकी बात कर रहे हो ना? हाँ, ये कहता है इनकरेक्ट ml इज इक्वल टू +2, तो l की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2 बोला मान लो, तो ये हो जाएगा -2 -1 0 +1 +2। समझ गए? और लिखा है द इलेक्ट्रॉन इज नॉट इन d ऑर्बिटल। हो सकता है क्या ये? समझ गए ना? पॉसिबल है, सही है। मैं क्या बोल रहा हूं कि चारों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है वो सिलेक्ट करना है। हाँ,
बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब जैसे ये देखो, ये तुम्हारा यहाँ पर ये ऐसा भी लिखा होता है बेटा, ये Fe3+ के लिए ऐसा इंडिकेट करते हैं। हाँ, जैसे यहाँ Fe3 लिखा है ना, तो इसका मतलब है Fe3+, और ये तुम्हारा CO3+ है। इसका आप मैग्नेटिक मोमेंट, इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपको तभी आएगा जब आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पता हो। याद है ना, अभी ये फॉर्मूला लिखा था, इसको आप ट्राई करिएगा, इसका ये आंसर करेक्ट है। हाँ, ये आप बाद में क्वेश्चन ले लेना। और कोई क्वेश्चन है? लेट मी सी। हाँ, कहता ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 3p इलेक्ट्रॉन इज, 3p का मतलब L की वैल्यू 1 हो गई, और एंगुलर मोमेंट, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? √LL+1 h/2π। L की वैल्यू 1 डाल दो, इमीडिएट आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, ये L की वैल्यू 1 डालनी है। हाँ, ये वाला देखो, ये ऑलरेडी किया हुआ है क्वेश्चन। 2 times 2l+1 दिख रहा है, 2 times 2l+1, और L की वैल्यू 0 से n-1 जाती है। क्लियर है? हाँ, वो ये किए हुए क्वेश्चंस हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन दिख रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स तुम्हें मालूम है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का तुम्हें आइडिया है, नंबर ऑफ सबशेल्स का आइडिया है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, सबका आइडिया, सब आप मैच करा सकते हो इसमें। इसका आंसर आप मुझे भेजिएगा बाद में। हाँ, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। इस पे देखो बेटा, ये भी मेरे ख्याल से आप सबको आता है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता है, एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट यानी बोर्ड थ्योरी, वो भी फॉर्मूला आपको पता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला पता है। सबको क्लियर है बेटा? इसमें देखो, ये भी मैच कराना आपके लिए आसान है बेटा। 2s 2px 4dx² - y² 4dz², मेरे ख्याल से ये भी मैच करा लेंगे। एनी डिफिकल्टी? नहीं, ये आंसर लेकिन आप भेजना, ये है नेक्स्ट लेक्चर के लिए। विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर फ्रॉम हियर ओनली। ठीक है, चलो अभी आप रेस्ट करो।